अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है अपना चैप्टर नंबर 17 जो है हमारा, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अनीस हुसैन से, एमी इंग्लिश सेंटर से और प्रैक्टिकल सेंटर से। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हो कि प्रैक्टिकल सेंटर के न्यूमेरिकल मैं नहीं चलाता। तो देखो यार, प्रैक्टिकल सेंटर के जो न्यूमेरिकल है ना, वो अनीस हुसैन या एमी इंग्लिश सेंटर से कवर हो जाते हैं। उसमें एक या दो दिए हुए होते हैं, तो इसलिए उसको अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एमी इंग्लिश सेंटर से ही लेकर उसे करा देता हूँ। आप कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, तो अनीस हुसैन से स्टार्ट करते हैं, फिर एमी इंग्लिश सेंटर पे आएंगे। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो, सबसे पहले जो है वो अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर न्यूमेरिकल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। याद रखना बच्चों, ये काफ़ी आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ज़रा सी एक बार भी प्रैक्टिस कर लोगे या वीडियो देख लोगे ना, याद रह जाएगी बात। पेपर में इसी से नंबर उठेंगे, याद रखना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अनीस हुसैन। अच्छा, अनीस हुसैन में उन्होंने आपको कहा है वर्क एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरह करो, तो 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक कार्नोट इंजन है। सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना है, कुछ भी हो जाए अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखो। ठीक है, अच्छा, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स रिजर्वायर्स। आपको पता है कार्नोट इंजन जो है वो 2 टेम्परेचर पे काम करता है, यानी आप जो है वो उसको जो है वो एक टेम्परेचर दे रहे होते हो, फिर एफिशिएंसी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर रहे होते हो। अच्छा, जो आपका हाई टेम्परेचर होता है उसे हम T1 कह रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 227 सेल्सियस में दिया हुआ है। केल्विन में रखो, सेल्सियस में आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का आगे डिफरेंस हो जाएगा इसलिए। अच्छा, बल्कि हम इसको एक काम करते हैं, केल्विन में ले जाते हैं। ठीक है, वरना ताकि में मसला ना बने, क्योंकि केल्विन में ही करा हुआ होता है ना। तो 273, तो T1 इज इक्वल टू 273 और 500 हो जाएगा, 500 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक और टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि T2 आएगा। आपका लो टेम्परेचर होगा 27 सेल्सियस का दिया हुआ है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 27 + 273, तो T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन आ गया। सही है। अच्छा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? आपको एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी मीन एन। ठीक है, यानी कितना आउटपुट मिल रहा है और आपने कितना इनपुट दिया था। याद रखना, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं हमारी, जो हम इंजन वगैरह होती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। 30% 25%, 40% के करीब करीब होती है। अच्छा, अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला है 1 - T2/T1। तो हेयर वी हैव 1 - T2 कितना था, 300 डिवाइडेड बाय 273, तो नहीं मिल गई 273 नहीं 500। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, ये जो आंसर मिलेगा आपको, ये विदाउट परसेंटेज मिलेगा, तो इसको परसेंटेज में ले जाना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो ये आई थिंक आपको 0.39% मिल रही, 0.39 मिल रही है। तो अब अगर मैं इसे परसेंटेज में कर दूं, 40 कर लेते हैं इसे, 0.40, देखो राउंड ऑफ कर लो, एक कैरी दे दो आगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इक्वल टू 40% एफिशिएंसी आ रही है। जो भी आपको ये कार्नोट इंजन दिया हुआ उसकी एफिशिएंसी आपको 40% दे दी गई है। चलो, पहला हो गया। अब अपना फर्दर दूसरा करते हैं। ये भी अनीस हुसैन से ले रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी है उसे हम एन नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास क्या हो रहा होता है, न्यूमरेटर में हो रहा होता है आपका कितना कोल्ड किया, और डिनोमिनेटर में कितना आपने वर्क किया। ठीक है, यानी आप वर्क करते हो। वर्क क्यों करते हो? ताकि आप ठंडा कर सको किसी चीज़ को, कोल्ड। तो इसलिए कितना आपने चीज़ को कोल्ड किया, कितना आपने वर्क किया, ये COP बन जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल पढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या। अ सर्टेन रेफ्रिजरेटर हैज़ अ COP। एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है आपको, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ में आती है, और आप सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा तो आप देख सकते हो। आपको एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ जिसका COP है, जितना ज़्यादा COP होगा उतना अच्छा वो क्या करेगा, कूलिंग करेगा। तो 5 आपको दिया हुआ है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, याद रखना। ठीक है, व्हेन द रेफ्रिजरेटर इज रनिंग, भाई बेशक रेफ्रिजरेटर चल ही रहा होगा ना, जब भी तो वो ठंडा कर रहा है चीज़ को। इट्स पावर इनपुट इज, पावर कितनी दी हुई है आपको, पावर दी हुई है आपको 500 वाट, यानी 500 वाट की आप पावर दे रहे हो।
अपने रेफ्रिजरेटर को। अ सैंपल ऑफ वाटर, आपके पास एक वाटर है जिसका मास मौजूद है 500 ग्राम। क्या ग्राम रख सकता हूँ मैं? ऑब्वियस है केजी में रखना होगा, तो ये हो गया 0.5 kg, ठीक है, या 0.50 kg कर लो, एक ही बात है। एंड टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है? अच्छा देखो, ये जो टेम्परेचर है ना वो T1 होगा, 20 सेल्सियस का। अब इसको सेल्सियस में रखो, केल्विन में, एक ही बात है, क्योंकि आगे जाके हम डिफरेंस लेंगे टेम्परेचर का, तो इसको हम सेल्सियस में ही रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब आप डिफरेंस लेते हो ना तो सेम आती है वैल्यू। अभी मैं ज़रा बताता हूँ कैसे। T2 दिया हुआ 0 सेल्सियस, T1 दिया हुआ है आपको 20 सेल्सियस, T2 दिया हुआ 0 सेल्सियस। अब देखो इसको केल्विन में करो और इसको केल्विन में करो, फिर दोनों का डेल्टा टी कर लो, क्योंकि हमें आगे डेल्टा टी चाहिए होगा। तो जब आप दोनों का डेल्टा टी करोगे ना 0 - 20, तो आपके पास केल्विन में लाने के बाद भी, केल्विन या सेल्सियस में लाने के बाद भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जब डिफरेंस लेते हो ना तो वो माइनस हो जाता है। यहाँ देखो, इसको केल्विन करो, इसको भी केल्विन करो, दोनों को माइनस करो, वही आपको 20 सेल्सियस मिलेगा या 20 केल्विन मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, इसको समझना ज़रा, मेरी बात को करके देख लो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज इट्स टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस। अच्छा, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा मतलब कि पानी को वो गर्म कर दे, यानी आपने टाइम बताना है बेसिकली। गर्म कर दे, सॉरी बोलना, ठंडा कर दे। कितना टाइम लेगा कि वो पानी को जो है वो ठंडा कर दे 0 सेल्सियस पर। यानी आपको पानी को 0 सेल्सियस पे लाना है, यानी जमाना है। 0 सेल्सियस से नीचे जाओगे जमना शुरू हो जाएगा। तो 0 सेल्सियस पे लाने में कितना टाइम लगेगा आपने ये बताना है। आपको COP दे दिया, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, अब आप टेंशन ले रहे होगे यार पावर निकलेगी, मतलब टाइम निकलेगा कैसे? दिया क्या था, पावर दी थी ना, P = W/T। इधर से निकलेगा आपके पास पावर, लेकिन मसला इधर से निकलेगा आपके पास टाइम, लेकिन मसला ये आपके पास W नहीं है। तो W के लिए आप COP यूज़ करोगे, हेयर फॉर W। तो COP = QC डिवाइडेड बाय W। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और इससे आपका निकलेगा। अच्छा, अब आपको ना और भी डेटा यहाँ पर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अब मज़े की बात पता है क्या है, आपके पास QC भी नहीं है और W भी नहीं है। चलो COP तो है मगर QC है नहीं, W निकालना है, तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं, अब यहाँ पर हम मज़ीद जो है वो चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो देखो QC कैलकुलेट करने के लिए जो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है वो ये दी हुई है, C लिखा हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो है वो ये दी हुई है, सही है। अब QC के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर QC के लिए फॉर्मूला बनेगा QC = ठीक है, QC का फॉर्मूला देख लो, MC डेल्टा T प्लस M और LF। देखो सब कुछ गिवन है, अब पुट कर दो। तो M क्या दिया हुआ 0.50 मल्टीप्लाई C कितना दिया हुआ 4186 मल्टीप्लाई 20 प्लस, और M कितना आ गया 0.50, और यहाँ पर आ गया F कितना आ गया, LF कितना आ गया 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। QC हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब QC के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है W। तो फॉर W, क्योंकि वर्क के फॉर्मूले में हमें W चाहिए ना, तो W = QC और COP आ गया। तो QC कितना है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाय 5, तो ये W आ जाएगा। कर लो कैलकुलेट W को भी ज़रा, 2.0 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 40 आ रहा है आपके पास, 40,000 आ रहा है, ये भी जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास। चलो, अब इसको जो है वो आप सिंपली क्या करना है आपने, अब सिंपली इसको जो है वो उस फॉर्मूले में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इतना इस तरह के पूछ लिए जाएंगे आपसे। यहाँ कट लेते हैं।
कर लेते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू टी, मतलब P इज इक्वल टू W अपॉन टी, टी उधर ले जाओ, W और P, तो W कितना आया 40000 डिवाइडेड बाय P कितना था 500 था ना, हाँ। तो अब T आ जाएगा, कर दो डिवाइड ज़रा इसको, 40,000 डिवाइडेड बाय 500, 80 के करीब आ रहा है। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है, बुक में 83 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। हमने ज़रा सा शायद पॉइंट के बाद नंबर कम लिए थे, यहाँ पर अगर एक नंबर ज़्यादा लेते तो फिर वो 83 हो जाना था आपके पास, सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बस एक मसला पता है क्या आ रहा था, यहाँ ना प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लस लगाना, इसमें माइनस नहीं लेना, वरना तो ये नहीं हो रहा। चलो अब अपना मतलब जो एमी इंग्लिश सेंटर में दिए मैं उसे कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं कि उसमें क्या मिला हुआ है हमें। चलो एमी इंग्लिश सेंटर वाले से करते हैं, आराम आराम से करेंगे ताकि बात भी समझ में आए और डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एमी इंग्लिश सेंटर से करते हैं। देखो सबसे पहले वही गिवन डेटा लिख लो और उसके बाद टू फाइंड लिख लो। अच्छा, आपको दिया हुआ है कि अ हीट इंजन परफॉर्म वर्क, एक हीट इंजन है जो कि परफॉर्म, याद रखना न्यूमेरिकल ना सब आपके पास बुक से ही आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कहीं से आपको नहीं मिल रहा, तो ये टेंशन नहीं लेना कि यार पेपर में मैं कैसे करूँगा, मैंने तो ये वाली प्रैक्टिस कर रखी है, ये पे सब वही वाले हैं। अ हीट इंजन परफॉर्म वर्क ऑफ, वर्क कितना हो रहा है, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ तो वर्क है, लेकिन ये ना असल में पावर दिया हुआ है आपको इन्होंने, क्योंकि यूनिट देखो, यूनिट से पता चल रहा है, यूनिट दिया हुआ है 0.4166 वाट, तो ये तो पावर का यूनिट है ना। इन 1 आवर, 1 आवर लिख दिया, यानी टाइम दे दिया इन्होंने 1 आवर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 3600 सेकंड आ गए 1 घंटे के अंदर, ठीक है। एंड रिजेक्ट, आपका जो सिस्टम है वो रिजेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो जो रिजेक्ट कर रहा है वो Q2 है हमारे पास, 4 5, ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट मैंने बताया था, एक्सेप्ट Q1 और रिजेक्ट Q2, ठीक है। और फीट ऑफ द सिंक, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आपने बतानी है दोबारा। चलो सोल्यूशन लिख लो। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है W/Q1। अब मज़े की बात पता है क्या है, अच्छा देखो यहाँ यूनिट वॉट लिखा हुआ है, ठीक है सही, कोई मसला नहीं, समझ आ गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए, क्योंकि ये तो Q2 दिया हुआ है, तो W की मदद से हम Q1 और Q2 का रिलेशन जानते हैं। मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या चक्कर क्या है। देखो आपको ये रिलेशन पता है और आप इस रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो आपको W पता है, उसको उधर ले आओ, W आप निकाल सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। वर्क का फॉर्मूला लगा लो, सबसे पहले W निकालता है, फॉर W, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो P और मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू W, तो W इज इक्वल टू P कितना है, पावर कितनी 0.4166 और 3600 था ना, तो ये W आ जाएगा आपका। देखो इसमें डायरेक्ट MCQ, डायरेक्ट आपको वो 9 मैट्रिक वाला चक्कर ख़त्म हो गया कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। मैं ख़ुद भी कराता हूँ तो मुझे पता होता है कि 9 मैट्रिक में कितना आसान है ये सब कुछ, ठीक है। तो 1500 ले लो, जाओ। वैसे आ तो 1499 रहा है, लेकिन राउंड ऑफ कर लो तो आसान हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब आपको W भी पता है, Q2 भी पता है, तो Q1 निकाल लो फॉर Q1, तो W माई प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 आएगा। देखो ये रहा ना फॉर्मूला, तो W क्या है 1500 प्लस और 4500, तो ये Q1 आ गया।
1500 सॉरी 0 प्लस 4500, एक मिनट, तो 6 आपके पास आ रहा है, 6000 चावल का आपके पास आ रहा है, और ऐसे ही आना चाहिए था। अच्छा, अब आपको आपका WQ1 भी पता चल गया और आपको आपका W भी पता है, तो अब ज़रा एफिशिएंसी भी यही कैलकुलेट कर लो। तो 1500 डिवाइडेड बाय 6000, जैसे तो एफिशिएंसी पता कर लो ज़रा, 1500 डिवाइडेड बाय 600, तो 0.25, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ 100, तो जस्ट 25% की एफिशिएंसी आपको दे रहा है। ठीक है, और अगर बुक के हिसाब से देखें ना, बुक में उन्होंने लिखा हुआ है 24.9%, तो क्या ये 25% नहीं बनती? एक ही बात है यार, दोनों में से कोई भी लिख लो। चलो अगला करते हैं। इसमें ये अच्छा हो गया कि थोड़ा सा ना बेहतर हो गया आसानी। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस, आपको टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है और फिर इन्होंने जो है वो चीज़ों को डिमांड की हुई है। चलो इसको करते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ वाटर एंड बॉटम वाटर इज। देखो याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है पानी का वही यहाँ पर आए। मतलब नीचे ठंडा होता है पानी, उसकी वजह ये कि वहाँ पे सनलाइट नहीं लग रही होती, नीचे ऊपर सनलाइट होती है तो पानी ऊपर गर्म होता है। कभी आप अगर समंदर में गए होंगे तो आपने चीज़, बल्कि आपने कभी डीप सी में तो नहीं गए होंगे, हमेशा समंदर किनारे ही गए होंगे, तो वहाँ ऐसा शायद महसूस ना हो, लेकिन अगर समंदर में जाओगे ना डीप में, तो वहाँ महसूस होगा, ऊपर गर्म होगा नीचे ठंडा होता है। ठीक है, तो डिफरेंस देखो कितना दिया हुआ है। डायरेक्ट डिफरेंस की बात की है ना, तो गिवन डेटा देख लो, गिवन डेटा और 2 फाइंड देख लो, तो ये डेल्टा टी है जो कि 5 सेल्सियस का दिया हुआ है आपको। अज्यूमिंग द सरफेस टू बी, और ये अज्यूम कर लो कि जो सरफेस है ना वो 20 सेल्सियस पर है, यानी T1 कह लो उसे, वो 20 सेल्सियस पर है। अब इसको केल्विन में लेके जाना है तो 273 करना पड़ेगा, तो ये 293 हो जाएगा, 293 केल्विन हो गया। और ऊपर वाला भी अगर चेक करोगे तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है। अब T2 निकालना या कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से T2 निकल सकता है। ठीक है, अच्छा, what highest efficiency a steam engine could have, it is operates between। अच्छा, इन दो सरफेस के दरमियान अगर कोई स्टीम इंजन वर्क करेगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ये आपने बतानी है। देखो यार, बेसिकली यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब T2 नहीं है आपके पास, T1 तो है, T2 नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। देखो ये डेल्टा टी है और T1 है, तो T2 निकल आएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 क्यों क्या रहा मैंने, देखो यार, जो सरफेस का टेम्परेचर होता है ना वो आपके पास होता है ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने इसे T1 रखा है, और जो बॉटम का टेम्परेचर होता है वो होता है कम, तो इसीलिए उसे T2 रखा, यानी वो टेम्परेचर कम होगा तो बाद में आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव है ना, इसीलिए। तो इसको इधर ले आओ, टी डेल्टा टी, T1 था ना हमारे पास, 20 माइनस T2, उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 15 आएगा। ठीक है, इसको करते हैं आगे। देखो ये 5 हो गया। अब आप बोलोगे सर केल्विन में क्यों नहीं रखने, केल्विन में रख के देख लो, आंसर सेम आएगा, रख लो, कर लो केल्विन में। देखो आप डिफरेंस कर रहे हो तो आंसर सेम निकल कर आएगा आपके पास। ठीक है, या एक काम करो, इसको सेल्सियस में रख लो। 5 डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 सेल्सियस का आ रहा है ना, 5 माइनस बल्कि प्लस 20 इज इक्वल टू T2 माइनस। ठीक है, ये एक मिनट, ये गलती हो रही है हमसे, थोड़ी सी गलती हो रही है। देखो यार T2 को उधर ले आओ, डेल्टा टी को उधर ले आओ, T2 20 माइनस डेल्टा टी।
ठीक है। तो 20 माइनस 5 T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। इसको ले लो केल्विन में, प्लस 273 इधर कर लो केल्विन में, उधर कर लो 288 केल्विन। अब निकाल लो एफिशिएंसी, फॉर एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 था ना, 2888 डिवाइडेड बाय 293 ये एफिशिएंसी आ जाएगी। 1 माइनस 288 डिवाइडेड बाय 293 तो बहुत कम आ रहा है, 0.017 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1.7% एफिशिएंसी आ रही है। इतनी कम एफिशिएंसी निकल कर आई है। 1 भी लगा लो यार, 1 भी दिया हुआ है, 1 भी लगा लो। समझ में आ गई बात? अच्छा अब आओ ये करते हैं इसके बाद वाला। अब एक मैं दूंगा आपको होमवर्क, अब आपने उसे मुझे करके बताना है। यार देखो मैं तो सारे कराता हूँ, अब आप लोग भी तो कुछ करके बताओ मुझे भी तो लगे, ताकि आप लोगों को पढ़ आ रहा है। ऐसा तो ना हो कि मुझे ऐसा लगेगा आपको आ नहीं रहा। आ जाओ बच्चों, कहाँ रहेगा। तो स्टूडेंट अब जो है अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल कह रहा है अ हीट इंजन वर्क एट अ रेट ऑफ, देखो ये वर्क दिया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन यूनिट में किलो वाट लिखा हुआ है, ये कि ये वर्क है, ठीक है। तो किलो जाउल ही लिखो यार, इसे वाट नहीं लिखो। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज, इंजन की एफिशिएंसी दी हुई है 30%। 30% नहीं रख सकते, इसको परसेंटेज से ख़त्म करना होगा, 0.3 होगा, ठीक है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट, कितना हीट में लॉस हो रहा है, यानी Q2 बताना है, लेकिन पर आर में, ये याद रखना, आर में, 1 घंटे में, ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है 1 आर, क्या आर में रखोगे? नहीं भाई, सेकंड में लाओगे, तो 1 मल्टीप्लाई 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये आ गया आपका 3600 सेकंड, ठीक है। चलो अब निकालते हैं एफिशिएंसी की मदद से Q1, ये Q1 होता है, ठीक है, आपके पास यूज़फुल वर्क जो आप देते हो। तो W आ जाएगा इस तरह से, N और Q1, बल्कि यार Q1 चाहिए, तो Q1 W और N। Q1 आ गया, W कितना दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। देखो यार ये जो किलो होता है ना, ये किलो जो है ना 10 की पावर 3 होता है, डिवाइडेड बाय N, तो 0.30 आ गया। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करो, तो 500 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 0.3, द आंसर इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल आ गया आपके पास, ठीक है। बल्कि 6 आ रहा है जाउल, शायद हमने एक वैल्यू गलत रख दी है, हाँ एक नंबर हमने गलत रख दिया, ये 6 है 5 नहीं है, 500 है, सही है। चलो Q1 आ गया। अब W और Q1 Q2 का रिलेशन पता है, क्योंकि हमें Q2 निकालना है ना, Q2 निकालना है, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो आपको Q2 चाहिए ना, तो Q2 को इधर ले आओ और Q1 माइनस W हो गया। Q1 कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और माइनस Q1 कितना, W कितना आया 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो Q2 आ गया। तो 1.6 एक्सपोनेंट 6 माइनस 500 एक्सपोनेंट 3, तो वैल्यू आ रही है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल। मगर ये इसमें टाइम का कहाँ आया, टाइम तो कुछ आया ही नहीं, इसमें टाइम का तो चक्कर आया ही नहीं। तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा टाइम को, ताकि पता चले कि कितना टोटल एनर्जी लॉस हुई टाइम के रिस्पेक्ट से। तो 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो जूल सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आपकी लॉस हो रही होगी। तो 1.1 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 3600, तो 3.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 जाउल। दिस इज़ फाइनल वन। यार देखो भाई, अब फाइनल वैसे तो पता है ये आ रहा है, राउंड ऑफ अगर मैं कर दूँ ना तो ये 40 हो जाएगा, ये 9 तो ठीक आ रहा है, राउंड ऑफ के अगर टेक्निक यूज़ करूँ तो ये 40 हो जाएगा, 4.0। अब देखो ये आखिरी वाला न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने करना है। देखो सारे मैंने करा दिए, बस अब आखिरी आपने करना है।
कोशिश करना, हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहीं तक रखते हैं, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।